नमस्कार, आदाब, खमागणी। मेरा नाम है अब्दुल्ला कुरैशी और मैं चाबियंस प्रोडक्शन की टीम का एक सदस्य हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाबियंस प्रोडक्शन अपने बनने के बाद से ही हमेशा इस तरह की गतिविधियों में ख़ुद को इन्वॉल्व रखना चाहता है जो कला से जुड़ी हो, जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव से जुड़ी हो। इस दिशा में हमने पीछे भी कई सारे काम किए, पर ये हमारी जो एक पहल है वो कुछ नई है और हम चाहते हैं कि इस नई पहल और इस नए सफ़र में आप हमारा साथ दें और इसे भी भरपूर प्यार दें जिस तरह का प्यार आपने हमें पहले दिया है। खैर, मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूँ। हम लेकर आए हैं एक ऐसा संवाद, एक ऐसी बातचीत, और बातचीत या संवाद से ज़्यादा अनुभव। कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे कोहिनूर होते हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत शानदार, बहुत उम्दा काम कर रहे होते हैं। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन किया, एक नया प्रोग्राम करने का मन बनाया, जिसका पहला एपिसोड आज हम आपके साथ लेकर आए हैं। इस पहले एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही ख़ास और एक नेक दिल इंसान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जोधपुर शहर बहुत सारी अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। उसी में से एक विशेषता है रंगमंच। रंगमंच की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ रंग है, जहाँ प्रेम है, जहाँ संघर्ष है, जहाँ मोहब्बत है, जहाँ बहुत सारे रंग हैं। इसी दुनिया से एक बड़ा नाम, जो न सिर्फ जोधपुर के लिए बहुत बड़ा नाम है बल्कि भारत में थिएटर जगत में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और निरंतर कर रहे हैं। तो मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे साथ आदरणीय स्वाति व्यास मैम। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पहले एपिसोड में। एक बात मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा। सॉरी मैम, आपके इंट्रोडक्शन से पहले मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने जब मैम को अप्रोच किया इस एपिसोड के लिए, एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी मच हैप्पी कि आप लोग इस तरह की पहल कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्लेजर। श्रीमती स्वाति व्यास एक जाना पहचाना नाम है रंगमंच की दुनिया में, थिएटर वर्ल्ड में। आपने एनएसडी से अपनी पढ़ाई पूरी की, ना सिर्फ पढ़ाई पूरी की बल्कि आपने एनएसडी में टॉप भी किया, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है, बहुत बेहतरीन और शानदार बात है। आपका क्या सफ़र रहा, आपने कौन कौन से नाटक किए, आपके नाटक को लेकर क्या अनुभव थे, आपने जीवन से क्या सीखा, नाटकों से क्या सीखा, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आप हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, इन सारे सवालों को आज हम मैम के साथ बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ अब्दुल्ला, और थैंक यू सो मच कि आपने, आपका ये जो नया इनिशिएटिव चाबियंस ने लिया है, चाबियंस प्रोडक्शन ने, कहीं ना कहीं मैं और मेरे हस्बैंड अरू सर, हम दोनों किसी भी नई चीज़ को लेके, कोई भी नया कदम यदि कला के क्षेत्र में लिया जा रहा है, उसे लेके बहुत उत्साहित होते हैं जी। सो हमारा सपोर्ट रहता ही है, तो ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राइट। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आज 2024 ख़त्म होने वाला है और जी। मैं अपनी फील्ड को लेके बातचीत करते हुए 2025 में एंटर करूँगी। सो इट्स ऑल माय प्लेजर। थैंक यू मैम। मैम, शुरू से शुरुआत करते हैं। ठीक है। बाल मन में स्वाति व्यास के मन में क्या ऐसे ख्याल पनपते हैं? गुजरात से एक यात्रा शुरू होती है जो पूरे देश और दुनिया की ओर जाती है, और वर्तमान में जोधपुर शहर के लिए आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप वो कौन सा पल, वो ख़ास पल कौन सा था जब आपको ये एहसास हुआ कि मुझे रंगमंच के लिए काम करना है, या रंगमंच आपकी दुनिया होगी? ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत बार आता है जब आर्टिस्ट बन जाते हैं या एक्टर बनते हैं तब, कि क्या आपको बचपन से पता था कि आप एक्टिंग करने वाले हैं या रंगमंच करने वाले हैं? जी। तो मैं
इस पे एक बात सभी जगह शेयर करती हूँ, जब भी जहाँ भी जाती हूँ, तो कि हर बच्चे को बहुत अच्छा अभिनय आता है, हर बच्चे के अंदर बहुत अच्छा पेंटर होता है। राइट। सो बचपन में हम जो कुछ भी करते हैं, जी। अभी अभी ये हवा चली है कि 3 4 5 साल के बच्चों को बिल्कुल करियर के लिए फोकस करके धकेल दिया जाता है कि जी। भाई अब तूने एक बार अभिनय कर लिया है तो अब तू मरते दम तक अभिनय ही कर। पर मेरे हिसाब से ये जो बचपन का समय होता है, जी। इस समय हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं और कतई उसके ये मायने नहीं होते हैं कि हम उसी को एज प्रोफेशन जी। लेंगे। जी। तो मेरा बचपन भी बहुत सुखद था। मैं बेसिकली तो बहुत गांव में पैदा हुई हूँ और गांव में ही पली बड़ी हूँ। बाद में गुजरात आई थी पढ़ने के लिए, कॉलेज करने के लिए। और मेरा बचपन बिल्कुल किसी सामान्य बच्चे की तरह गिल्ली डंडा खेलते हुए या संतोलिया खेलते हुए, है ना, छिपम छिपाई खेलते हुए, जी। और बीच बीच में अभिनय कर लिया, गाना गा लिया, नाच लिए, जैसे कि सब बच्चे करते हैं। लेकिन ये जो आर्ट को एज प्रोफेशन लेने वाली बात है, जी। वो मुझे लगता है बहुत लेट आती है लाइफ में, उपजती है, और वो वैसा ही होना चाहिए। मतलब कतई 5 7 साल के बच्चे को देख के तय नहीं किया जाना चाहिए कि ये तो डांसर बनेगी बहुत बड़ी, ये तो यदि बनना होगा तो बन भी जाएगी, लेकिन उस समय उस पर वो बोझ नहीं लादा जाना चाहिए। मैं क्योंकि थिएटर इन एजुकेशन में मैंने लंबा समय दिया है और उसकी फिलॉसफी को मैं फॉलो करते हुए मेरे साथ भी वो हुआ कि मुझे कतई बोझ नहीं लादा गया, खूब सारा एक्सप्लोर करने दिया गया। तो मैंने लाइफ में बहुत बाद में आगे आके ये तय किया कि हाँ, मुझे ये काम करना है। और मैम, बाद में जैसा आपने कहा कि आपको एहसास हुआ या आपको ये आभास हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाना है, पर एनएसडी तक की यात्रा, मतलब हम सभी को हमेशा से ये क्यूरोसिटी रहती है कि एनएसडी में क्या होता होगा, वहाँ का संसार कैसा है, वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, कुछ बताएं। जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिए उस फील्ड में, जैसे आईआईटी की बात करें तो जो एस्पायरिंग इंजीनियर्स हैं, हम सबको एक फैसिनेशन होता है कि अरे वहाँ अंदर कैंपस में क्या होता होगा, कैसे उठते बैठते होंगे लोग। पर मुझे लगता है कि हाँ, जब आप एक जिम्मेदार किसी भी फील्ड के जो सो कॉल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, जो माने जाते हैं कि जहाँ से अच्छी प्रोडक्ट ही निकलती है या आपको ट्रेन, वहाँ जब आप जाते हैं तो नो डाउट एक बड़ा फ़र्क होता है। बड़ा फ़र्क इस बारे में मैंने पहले भी एक बार कहीं यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में बात की थी कि जो हमारे जो शहर के स्तर पे, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कुछ सिखाया जा रहा होता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे हम चीज़ों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। राइट, राइट मैम। इवन दो पढ़ाने वाले या सिखाने वाले भी टैलेंटेड हैं और सीखने वाले भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक भाव नहीं पैदा हो पाता कि ये तो कुछ अलग है, हमें कुछ कर गुजरना है। जैसे आर्ट्स के लिए क्यों डीयू का नाम आता है बार बार? मेरे शहर में भी आर्ट्स के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, बीए एमए कर रहे हैं, लेकिन कोई जब बोलता है कि मैं डीयू से ग्रेजुएट हूँ, हम ऐसे नहीं हो जाते हैं एक मिनट के लिए? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यही फ़र्क पड़ता है जब आप उस फील्ड के जाने माने संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे पूरे भारत के ट्रेंड लोग आते हैं, नॉट इनफैक्ट इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, जिन लोगों ने उसी फील्ड में बाहर भी काम कर लिया है, वो सब वहाँ एक तरीके का जमघट है, एक तरीके का कुंभ है, सब इकट्ठे होते हैं। अब वहाँ पे एक दो लोगों के इंटेंशन इधर उधर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के इंटेंशन से अच्छा काम करना, नेशनल लेवल का काम करना, नेशनल लेवल पे सीखना। तो मुझे लगता है वो आदमी यदि थोड़ा सीरियस हो, फोकस्ड हो, तो उसके अंदर वो बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और वही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ भी होता है। आप अचानक जाते हैं तो आपके सामने दुनिया खुलती है, ओ वर्ल्ड ड्रामा भी है, अच्छा इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स भी हैं, अच्छा इंडियन कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स भी हैं, है ना, पूरा बाहर का जितना भी एक्टिंग मेथोडोलॉजीज है वेस्ट का, जो हमें समझना तो चाहिए ही, आप उसको अप्लाई करें ना करें आपकी मर्जी है। हमारे खुद के पास एक बड़ा नाट्य शास्त्र का एक पूरा धरोहर है जी। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हम लोकल लेवल पे सीख रहे होते हैं, इनको कहीं से उठा के बोला तो जाता है लेकिन कोई इनके बारे में गहराई से नहीं समझाता। जब आप वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं। नॉट टीचर्स, स्टूडेंट्स जो हैं वो आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कम से कम 25 राज्य के बच्चे होते हैं, अपने आप में वो एक क्लास है।
मेरे बगल में असम का एक लड़का बैठा है, अरुणाचल की लड़की बैठी है, हम्म, हमको एक दूसरे की भाषा नहीं आती, हम रूममेट हैं, हम्म, तो बेसिक लर्निंग वहीं से शुरू हो जाती है थिएटर की, कि Right. एक दूसरी भाषा बोलने वाला पर्सन मेरा रूममेट है, वो मैं पानी पीना बोल रही हूँ, वो जल खाप बोल रही है, वो पानी खा रही है, मैं पी रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही फ़र्क हो जाता है एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में और आप जो भी लोकली सीखते हैं उसमें, और वो आपको शेप अप करता है, तो वही बदलाव शायद हम सबके अंदर आ जाते हैं। राइट राइट मैम। आपने कहा मैम एनएसडी में जो डाइवर्सिटी है, असम, बंगाल, गुजरात, एक नाम मैं लेना चाहूँगा राजस्थान, और राजस्थान का एक बड़ा नाम श्री अरु व्यास सर। ये डाइवर्सिटी को आप कैसे देखते हैं? मैं सीधा ये पॉइंट पर डाइवर्सिटी आता बड़ी पर्सनल है, इट इज सो पर्सनल। आपने पर डाइवर्सिटी के नाम पे जो मुझे एक पर्सनल बॉल फेंकी है, आई विल ट्राई टू कैच इट एंड हाँ, अरु सर मेरे सीनियर भी हैं जी एनएसडी के, और अब मेरे हस्बैंड भी हैं, और हम दोनों एक तरीके से सेम प्रोफेशन के प्रोफेशनल लोग भी हैं जो साथ में हैं, पिछले 20-22 सालों से काम कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल अरु सर बेस्ट हैं, बिकॉज मुझे लगता है यदि उनके बारे में मैं बात करूं, आज वैसे उनकी कमी बहुत खल रही है, वो दिल्ली में है, बट अरु सर जब यहाँ से गए तो उसके पहले उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप्स कर लिए थे, एंड ही वॉज ऑलमोस्ट ट्रेन्ड एज एन एक्टर। ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर, उनको सुर का ताल का बहुत बढ़िया नॉलेज है। तो जब हम एनएसडी से निकलते हैं ना, तब उस स्तर के अभिनेता बनते हैं, जबकि वो जब एंटर हुए तभी वो बहुत अच्छा काम जानते थे। तो सबको ये दिखने में भी लंबे चौड़े हैं, राजस्थान के लोग जैसे कि होते हैं, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं था कि मैं खड़ा रहूंगा तो मुझे देखेगा कौन। आप 6 फुट 2 इंच की हाइट लेके आए हैं जी, मंच पे, एक बार तो आपको देखना बनता ही है, बनता ही। राइट राइट। उसके बावजूद अरु सर मुझे लगता है डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज उन्होंने वहाँ जाके ये निर्णय लिया कि मुझे डिज़ाइन एंड डायरेक्शन सीखना है। ओके, करेक्ट। सो वो ये जानते थे कि अभिनय तो मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ जी, और मैं अब करता भी रहूँगा ज़रूरत पड़ी तो, राइट, लेकिन मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस फॉर्म्स थिएटर के एक्सप्लोर करना है, ताकि मैं अपने स्टेट में जाके या जहाँ कहीं मैं जाऊँ तो मैं वो अप्लाई कर सकूँ, मैं अपना जीविकोपार्जन कर सकूँ उससे। तो आई थिंक ही टुक अ वेरी वाइज डिसीजन दैट मुझे डिज़ाइन एंड डायरेक्शन, तो वो ब्लेंड है, वो डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल इसलिए है कि वो एक एक्टर डिज़ाइनर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब भी हम प्ले करते हैं या मैं डायरेक्ट कर रही हूँ और मुझे एक्टर की कमी खलती है तो मैं तुरंत अरु सर को बताइए भाई ये आप ही कर सकते हो, अब आप उतर जाओ मैदान में। और नो डाउट डिज़ाइन के पास आउट है तो डायरेक्शन तो वो ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट। तो डाइवर्सिटी का मैं पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बिकॉज वो बहुत डायनामिक इंसान है ही, हम सब जानते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो माहौल बना देते हैं जी। पर यदि मैं इस फील्ड की बात करूं तो यस, ही डिजर्व्स दैट। एक सवाल मेरे मन में ये आता है मैम, थिएटर करते हुए अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन कैसे मैनेज किया? मुझे लगता है एक तो मैं मैनेज वर्ड हटाना चाहती हूँ इस सवाल में से, बिकॉज मैनेज करना जब ऐसा टर्म हम यूज़ करते हैं तो वो बड़ा बोझिल हो जाता है। राइट। और ज़्यादातर लड़कियां इस सोच के साथ काम करती हैं कि आई एम मैनेजिंग हार्ड टू टू एवरीथिंग। तो पर मुझे लगता है कि हाँ शायद ये कुछ हद तक पार्शली सच भी है, बट आज सिनारियो अलग है। मुझे नहीं लगता कि कोई खास बड़ा व्यवधान अब, आज जब हम OTT के वर्ल्ड में हैं तो ऐसा कुछ खास डिफ्रेंशिएट करके, या जब हम रील्स की दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, जब AI आ गया है, सो आई थिंक रेयर कोई ऐसी फैमिलीज होगी जो उस तरीके का व्यवधान या बाधा उत्पन्न करेगी जो आपको वो न करने दे जो आप करना चाहते हैं। बाकी मुझे लगता है फैमिलीज नाउ दे सपोर्ट, वो फोन्स में सब जगह देखती हैं कि कौन सी फील्ड का क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम कर रहा है, तो वो बाकी मुझे लगता है कि
मैं सारे मेरे बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी ये शेयर करती हूँ कि आप अपना ऑनेस्टी और अपनी ज़िद कायम रखिए ज़िंदगी में। जैसे आप यदि लड़की हैं तो ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि आपको घर संभालना है, या आप पुरुष हैं तो ज़्यादातर, मैं ये जनरल बात कर रही हूँ, मेरे सोच नहीं बता रही हूँ, जी। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि आपको पैसा कमाना है। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ वो तो है ही, वो तो बरसों से किया हुआ काम है, उसमें तो अब सबका महारत हो गया है जी। उसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत है। सोचा ये जाना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है इसके अलावा। तुम धरती पे पैदा हुए हो, एक दिन हम मरने वाले हैं, ये फैक्ट है। बचपन से बच्चे को बताया जाना चाहिए कि बेटा तू लड़का है या लड़की है, तुझे तेरा खर्चा, तेरी जीविकोपार्जन के लिए पैसा कमाना ही है। वो तो एक सच्चाई है। यस यस। मतलब लोग इसको बड़ा छोटा बड़ा, हमारे यहाँ भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो करना ही चाहिए। हाँ, सही बात है। आप धरती पे आ गए हैं और आप यदि 15-17 साल के हो गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसके बाद आपको अपने खाने पीने के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए किसी से पैसा नहीं मांगना चाहिए जी। ये मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है जिसको मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है। अरु सर भी थैंकफुली इसी बिलीव के पर्सन है और वो भी स्ट्रांगली इस चीज़ को बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता है उसके बाद महत्वपूर्ण सवाल रोज उठ के हर आदमी को अपने आप के साथ ये पूछना है, मुझे क्या करना है जीवन के साथ। क्या मुझे घूमते रहना पसंद है, या मुझे पेड़ पौधे पत्ते पसंद है और मुझे ये पता करना है कि कितनी हजार प्रजातियां हैं। क्या मुझे म्यूजिक पसंद है, क्या मुझे एक्टिंग पसंद है, क्या मुझे कार डिजाइन करना अच्छा लगता है, मैं खुश रहता हूँ। हाँ, जापान क्योंकि बहुत समृद्ध देश है, हमारे इंडिया में जो फिलोसॉफीज़ बहुत बरसों से, ये थोड़ा मैं एक इसी सवाल को थोड़ा अलग एंगल से आप तक ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे पास ये सब कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन अब हम बोरो कर रहे हैं फिर से। वो चाहे इकिगाई हो, ये फेमस कॉन्सेप्ट्स है वहाँ के, बुक्स इस पे आ गई हैं अब, या कुछ भी, उन सब में यही समझाया गया है कि आप तभी खुश रह सकते हैं जब आप वो काम करें जो आपको पसंद है। जिस काम को करते वक्त आप घड़ी को न देखें, मैंने पहनी है, लेकिन यदि अब हम 2 घंटे भी बात करेंगे, मैं एक भी बार इस घड़ी को नहीं देखने वाली। सिर्फ इंटरव्यू देते वक्त अच्छा लगे ये हाथ, इसलिए शायद ये यहाँ है। करेक्ट। पर जिस काम को करते वक्त आपको भूख न लगे, आपको ये याद ना आए कि आपने खाना खाया है क्या, जिस काम को करते वक्त आपको ये पता ना चले कि मुझे 2 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँ या 4 घंटे से, आप उस काम के लिए बने जी। और उस काम को ढूंढने का प्रयास सबको करना चाहिए। चाहे वो घर की महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे 13-14 साल का बच्चा है। मेरे फादर इन लॉ हैं, 70 अप हैं, उनसे भी मैं यही पूछती रहती हूँ जब बात, आपको क्या अच्छा लग रहा है, मेरा इस बार अभी घूमने, आप चाहिए घूमने। क्योंकि जब तक हम वो चीज़ें करते हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, हाँ, आप, ये यंग जनरेशन बड़ी स्मार्ट है, इसमें से आगे वाला फेज हटा देती है जिम्मेदारी वाला। जी। मुझे तो बस अच्छा लग रहा है रात भर बाहर बैठना, नहीं, अपनी जिम्मेदारी पे, अपने खर्चे पे, अपने पैसे के गाड़ी के पेट्रोल में बैठिए। वो जो चाय नाश्ता कर रहे हैं वो दोस्त नहीं कराएगा, खुद पे कीजिए, और उसके बावजूद बैठना अच्छा लग रहा है तो बैठिए, है ना जी। सो मुझे लगता है कि मैंने ये सर्च थैंकफुली बहुत अच्छे परिवार में पैदा होने की वजह से, मेरे माय फादर इज़ माय इंस्पिरेशन। वो बहुत बातें करते थे मुझसे फिलोसॉफिकल, हम लोगों के बहुत अच्छे डिस्कशन होते थे। उन्होंने कभी ये मसला नहीं उन्होंने बोला रोटी तो बनानी है बेटा, वो तो क्या, वो कहाँ जा रही है, राइट, थिंक अबाउट इट, उसके ऊपर कुछ सोच सकती हो, यदि एक लाइफ मिली है तो थिंक अबाउट इट। एग्जैक्टली, है ना। रोटी तो कहीं जाएगी नहीं, तुम नहीं बनाओगी तो दोनों मिलके बनाओगे। दोनों मिलके नहीं बनाओगे तो कुक रखोगे। आज मेरे घर में कुक है, मैं ही रखती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे चिंता होती है कि मेरे घर के लोग सही से खाना खाए, मेरे जैसा ही लगभग गरम गरम खाना, रोटी सब्जी। तो हम लोग एंड बहुत अच्छे से फैमिली चल रहा है जी, है ना जी। तो आज आपको इतना सक्षम होना पड़ेगा अपनी सोच में कि आप अपने काम से खुश रहें, उस काम से आप पैसा कमाएं। पैसा कितना, ये एक बड़ी समस्या है, उस पर हम कभी और जवाब देंगे कि दैट इज एन एंडलेस गेम। राइट राइट। तो मेरे, जो आपने बोला कि आप कैसे मैनेज करती हैं, तो मेरे लिए शुरू से ये मैनेजमेंट बहुत
एक और चीज़ मैं इसमें शायद ये लंबा हो रहा है जवाब, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए बताना कि ज़्यादातर कलाकार फैमिली से झगड़ लेते हैं और लड़के लड़कियां मुझे काम नहीं करना, मुझे रोटी नहीं बनाना, कपड़े नहीं धोना, घर के काम नहीं करना, सब्जी नहीं लाना, वॉटेवर, फंक्शन में नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा, मेरे जैसे लोग नहीं हैं। फिर वो लोग, मानिए आप अब ये पॉडकास्ट आप बना रहे हैं या मैं प्ले कर रही हूँ, मानो मैं वैसी हूँ और अब मैं क्या उम्मीद करती हूँ कि मुझे देखने लोग आए, मेरा पॉडकास्ट लोग सुने। ओके। अच्छा, अब मुझे तो परिवार की सुननी नहीं है, मुझे समाज की सुननी नहीं है, मुझे समाज को बेइज्जत करना है, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे काम को समाज अप्रिशिएट करे। हाउ इज इट पॉसिबल, टेल मी, ये संभव कैसे है? मैंने आपको बोल दिया कि बेकार है, तो आप मेरे लिए क्या बोलने वाले हो? बेकार है? ये तो गिव एंड टेक है। यस यस यस। लेकिन यदि आपको मेरी ज़रूरत है और मैं उस समय उपस्थित हूँ कि भाई आज मेरे घर में 4 मेहमान आ गए हैं, बेटा खाना बनाना है, बच्चा आ जाओ, और मैं फ्री भी हूँ फॉर्चुनेटली, और मैंने बना भी दिया खुशी खुशी, तो कल को मैं बोलूँगी सर मेरा नाटक है, आप हाँ आऊँगा ना बेटा, आप क्यों नहीं आएंगे? लेकिन मैं बोले ये सब खाना वाना, ये ऐसे मत सोचो कि मैं फ्री बैठी हूँ, तो आदमी बोलेगा भाई वो पता नहीं क्या काम करती, मुझे नहीं जाना उसका काम देखने। तो मुझे ये मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ये डिस्कशन पे बहुत सख्त हूँ, इंटरनेशनल सेमिनार्स में भी मैंने ये बोला है, आर्टिस्ट नीड्स टू बी सोशल। श्योर, राइट। आपकी ऑडियंस कौन होने वाली है? यदि मैं हर दूसरे सेंटेंस में सोसाइटी तो बेकार है, बड़े लोग तो बेकार है, इनको तो कुछ आता नहीं, ऐसे बोलने वाली हूँ, तो मुझे आज मेरे नाटक देखने बुजुर्ग भी आते हैं, जोधपुर के 70-60 साल के लोग आते हैं जी, और बहुत यूथ भी आता है, और मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा इंटरैक्शन इन तीनों ही पीढ़ी से बहुत है, तो उनको ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या काम कर रही, कैसा काम कर रही, चलो हमें देखना है। जी, मैं इनको तो बाइकआउट कर दूं जी, कि मुझे इनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी, आई केयर अ डैम अबाउट देम, जो आज का एक स्टेटमेंट है ना, राइट जी। देन यू वांट देम टू केयर अबाउट यू, सॉरी, वोंट हैपन। सो इस तरीके, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं लाइफ में बहुत जल्दी समझ गई थी, तो मेरे लिए कभी भी ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं रहा। वाह। हाँ, अगला सवाल मेरा मैम आपके साथ होने वाला है, पहला नाटक जीवन का जो आपने स्टेज पर किया हो, आपने परफॉर्म किया हो, और उससे जुड़ी यादें। पहला तो वैसे तो स्कूल में भी बहुत सारे किए, तो पर उनको मैं कतई अपनी इस अभिनेता की यात्रा में नहीं गिनती, क्योंकि वो बड़ी नासमझी का दौर होता है, आपको कोई सिखा देता है, आप मज़े से कर देते हैं। यदि मैं बोलूँ जिस नाटक की मुझे अच्छे से याद है, जो मैं वो नाटक, जिन नाटकों की वजह से मुझे ये महसूस कराया गया कि, या मैंने अपने अंदर वो महसूस किया कि हाँ मैं एक्ट कर सकती हूँ, मैं काम करना जानती हूँ, या मुझे करना चाहिए और सीखना चाहिए, वो आई थिंक बड़ौदा का जो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत बड़ा फेमस परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट है। मैं वहाँ से पहले डिग्री परस्यू कर रही थी ड्रामेटिक्स में। वहाँ मैंने 2 प्ले किए शुरुआती दौर में, उसमें से एक था वासांसी जिरणानी और एक था 4 चौकी, दोनों ही मराठी बैकग्राउंड के प्ले थे, लेकिन उन दोनों में मुझे लीड रोल मिला था। तो वो नाटक करते वक्त मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और मुझे एक में मैं एक माँ का रोल कर रही थी, बहुत छोटी थी उस समय, तो मैं 20 साल की रही होंगी, 19 साल की, और मुझे एक बुजुर्ग माँ का रोल दिया गया था, और मुझे वो करने में बहुत मतलब अंदर से एक अजीब सा सुख मिल रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे पता चल रहा है माँओं के बारे में, मतलब जब मैं वो रोल कर रही थी, दोनों ही प्ले करते वक्त मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ। और क्योंकि वो एग्ज़ाम प्रोडक्शंस थे हमारे सीनियर्स के जो मास्टर्स कर रहे थे, तो उसके बाद वाइवा में भी मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत जैसे उलझुल बातें अभिनेताओं को कहता, अरे तुमने उसकी तरह किया, तो मैं नाम नहीं लूँगी उन अभिनेताओं के, उन अभिनेत्रियों के जिनके साथ मुझे रखा गया, क्योंकि वो हमेशा रखा जाता है। एनएसडी में भी जब अच्छा पड़ा, अरे तुमने ये याद दिला दिया, तुमने उनकी याद, तो मुझे ऐसे बहुत चढ़ाया गया, तो मैं ऑब्वियस सी बात है, छोटी सी जान, मैं चढ़ गई, मैंने कहा अरे स्वाति ये तो करने जैसा काम है। सो वो नाटक मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ओके। उन्होंने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया कि यस, हाँ आई कैन डू इट। ओके
मैम, हालिया कोई ऐसा नाटक जो आपने किया हो और जिसकी यादें अभी तक जहन में हो? अ, अभी वैसे बहुत सारे प्लेस चल रहे हैं जिनमें मैं एक्ट भी कर रही हूँ जी। फॉर्चुनेटली। पिछले साल भी 4 से 5 प्रोडक्शंस में मैंने एक्ट किया एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अभी हालिया जो नाटक चल रहा है जिसका शो मैं 11 तारीख को कर रही हूँ भीलवाड़ा में, वो है एल्बम। हम्म। वो मेरा सोलो परफॉर्मेंस है। ओके। और रघुनंदन त्रिवेदी जो जोधपुर के ही लेखक हैं, जी। बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं वो। उनकी कहानी को लेके मैंने बनाया है और एक बाप और एक बेटी की उसमें रिलेशनशिप के बारे में ओके। है। और हाँ, मतलब मैं बोल के क्या बताऊँ, आप देखिएगा तो पता चलेगा। राइट मैम, बहुत राइट, जल्दी जरूर उसका जोधपुर में शो होगा। जरूर। तो तब आप सब लोग आमंत्रित है। शुक्रिया मैम। मैम, एक सवाल, जब मैं इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा था इस इंटरव्यू के लिए, तो मेरे जहन के केंद्र में था वो सवाल, वो था कि जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत बार ये दिक्कत आती है कि जब वो किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, हालांकि अब वक्त बदला है, चीज़ें बदली है, पर चूंकि आप एक समय से इस फील्ड में हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें एक अलग समय देखा है, आज का दौर आप देख रहे हैं। आप महिलाओं के लिए, आपके सामने एज ए वुमन, आपको क्या क्या चैलेंजेस इसको परस्यू करने के लिए, या फिर आप इसमें रहते हुए काम करते हुए कौन कौन सी ऐसी कोई समस्याएं या चुनौतियां आपने फेस की हो जिसको आप बताना चाहें? आई थिंक 2 या 3 साल पहले जयरंगम में एक सेमिनार था। उसमें यही था कि महिलाओं की हाउ डू विमेन फील डिफरेंट, या उनको क्या स्ट्रगल। तो मुझे सबसे पहले तो ये लगता है, मैं यूनिवर्सिटीज़ से और इनसे जुड़े रहना पसंद करती हूँ जी। और बहुत जगह सेमिनार में बातें करती रहती हूँ, लेक्चर्स होते हैं, तो कि जब तक हम इस टॉपिक को अलग से डील करते रहेंगे हम्म। समस्या की तरह, हम्म। तब तक ये जिंदा रहेगा। ओके। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है जी। कि पैर में चोट लगी है, हम्म। सच्चाई है कि लगी है, हम्म। दुख रहा है, हम्म। दुख रहा है, हम्म। काम करना है हम्म। तो चलना है, राइट। दुखेगा ही, हाँ, कहीं नहीं जाने वाला है वो सही दुख। बात। या तो मैं बैठी रहूं हम्म। और ये बोलती रहूं कि दुख रहा है भाई, हम्म। अब दुख रहा है तो काम कैसे करूं। कैसे कर? या तो ये एक तरीका है जीवन जीने का, जी। या तो दुखना तो है ही, हाँ, दुखने देता है, और काम करते हैं। काम करते हैं, शायद काम करते करते वो दर्द कम हो जाए या गायब हो जाए। सही सही। तो ये जो महिलाओं को लेके मुझे लगता है, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, राइट। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन ऑल द फील्ड्स, जो एचआर हैं बड़ी कंपनीज में, जो डॉक्टर्स हैं मेरी फ्रेंड्स, जो इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को ही हटा दीजिए जी। कि ये एक समस्या है, हम्म। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को समस्या बना के रखेंगे हम्म। तब तक तो वो समस्या रहेगी, हम्म। है ना। राइट। है ही। आज की तारीख में एक लड़के को एक्टर बनना हो तो मुझे बताइए कौन पेरेंट सपोर्ट करता है। यदि राजस्थान की बात करूं, हम्म। नहीं है सपोर्ट, हम्म। वो तो लड़का है। जी। तो सोसाइटी में बरसों से ऐसा कुछ फील्ड में ऐसा बना लिया गया है क्राइटेरिया कि ये फील्ड तो सेफ एंड सिक्योर है, चाहे वहाँ लड़का जाए चाहे लड़की जाए। और ये कुछ फील्ड्स तो बड़ा बाबा है, ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है हमारे, क्योंकि सोसाइटी ने कभी अंदर जाके झांकने की कोशिश नहीं की कि उन फील्ड के स्ट्रगल्स क्या हैं, उन फील्ड में कैसे आदमी सक्सेसफुल होता है, या उस फील्ड का इनसाइड आउट क्या है। अनफॉर्चुनेटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, क्योंकि वो एक मास कम्युनिकेशन का एरिया है, मासेस के लिए बनी हुई एक फील्ड है, तो इसकी हर छोटी बात लोगों तक पहुंच जाती है। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी फील्ड में ये सब नहीं हो रहा नहीं है। होता है, सही बात है, होता है। हम एम्स हॉस्पिटल के अंदर जाके नहीं झांकते ना कि वहाँ एम्प्लॉयज़, फीमेल एम्प्लॉयज़, मेल एम्प्लॉयज़ क्या फेस कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल है, वी डोंट नो। यस यस। एंड और प्रोटोकॉल के तहत वो चीज़ें कभी बाहर भी नहीं आती। ऐसे ही किसी हाई फर्म के अंदर भी हम जाके, लेकिन क्योंकि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ की हर छोटी चीज़ बाहर आ जाती है और सोसाइटी वालों को लगता है कि हमें तो बड़ा पता चल गया है इस फील्ड के बारे में, तो अब तो ये फील्ड अच्छी। जबकि मैं सोचती हूँ कि आप जब भी, जिस दिन आप घर से बाहर कदम रखते हैं ना, अब आपको सतर्क रहना है। जी। एक झाड़ू पोछा लगाने वाली को भी उतना ही सतर्क रहना है, वो काम के लिए निकल रही है तो, जी।
किसी को भी, पुरुष को भी। Yes, yes, yes. नाउ टाइम हैज चेंज्ड। राइट। सो आप जिस दिन घर के बाहर निकले हैं तो वो सारी इनसिक्योरिटीज आप लेके ही चल रहे हैं। जी। अब या तो उनके बारे में सोचते रहिए, डरते रहिए, बैठ जाइए। तो ये तो मेरी इस पे टेक हो गई कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ को समस्या मानना कम कर दिया कि अब मानते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा। बढ़ता जाएगा। है, नो डाउट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आंशिक रूप से अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम इसको यदि बहुत तवज्जो देंगे तो ये सिर पे चढ़ जाएगी फिर। तो मैं वो तवज्जो नहीं देती हूँ इस टॉपिक को। हाँ, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, जो लोगों को लगता है कि ड्रामा की फील्ड में, पर मैं ऐसे नहीं देखती हूँ क्योंकि मैं ड्रामा को बहुत ज़्यादा सोसाइटी से जोड़ के देखती हूँ हमेशा। मेरा एनालिसिस वैसे चलता रहता है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से बच्चे बड़े किए जाते हैं, पुरुष खास, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ जी। तो एक टिपिकल माइंडसेट है, वी कैन नॉट अफोर्ड अ फीमेल बॉस। यस। ये मैं ड्रामा के लिए नहीं बोल रही हूँ। ड्रामा में मैंने जब वो चीज़ें फेस की नई जब मैं डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी तो मुझे लगा कि क्या चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैं तो सब ठीक से कर रही हूँ। तब फिर क्योंकि थैंकफुली मेरे साथ मेरे मित्रगण का बड़ा एज ग्रुप भी बड़ा चौड़ा है मेरे पास, और तो हम बड़े अच्छे डिस्कशंस करते हैं सोशो पॉलिटिकल। तो उसमें एक बात निकल के आई कि भाई ये इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुमसे पर्सनली उन्हें कुछ मसला नहीं है। ये बरसों से चली आ रही एक परंपरा है कि वी कैन नॉट अफोर्ड अ फीमेल बॉस। हमारा दिमाग हमें अलाउ ही नहीं करता है कि एक लड़की हमसे ऊपर हो और वो हमें ऑर्डर्स थ्रो करे या वो हमें ये बताए कि हमें क्या करना है। तो बोले अब तुम डायरेक्टर बनी हो और यदि तुम्हारे नीचे 2 लाइट डिजाइनर हैं जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, या तो समस्याएं होगी। तो मैं बड़ी जल्दी इसको भी समझ गई कि अच्छा, मसला मैं नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पे, मसला वो सोच है जो इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ बहुत छोटे एरिया में ऐसा होता है कि जब जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं तो कभी कभी उन्हें ये बड़ा, जब मैं बहुत सारी किताबों के रेफरेंसेस थ्रो करती हूँ या मैं एक्टिंग मेथोडोलॉजीज के बारे में बच्चों से बात करती हूँ तो बड़े हकबके से मुझे देखते रहते हैं वो। अच्छा। समझना तो दूर, वो बड़े ऐसे, मतलब मैं तो मुझे पहले समझ नहीं आता था जब मैंने नया यहाँ पे राजस्थान के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। फिर कुछ समय बाद मैंने सोचना शुरू किया कुछ तो और प्रॉब्लम है, ये कुछ समझने नहीं आ। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इनका ब्रेन ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि एक महिला बैठ के दुनिया भर का लिटरेचर हमको समझा रही है, दुनिया भर की फिलोसॉफीज हमें बता रही है, वो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो दुनिया भर की एक्टिंग मेथड्स जानती है। तो वो माइंड को एक्सेप्टेंस में आने में ही कुछ महीने जाते थे। तो वो मुझे प्रॉब्लम जब डिटेक्ट हुई तो मैं बड़ा हंसी, बच्चों को वही बताया भी। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक्टिंग मेथड समझ में नहीं आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा दिमाग अभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। वही बात अरु सर बोल रहे हैं, अरे सर ये ऐसे, सर वैसे, सर ये तोड़ देंगे फोड़ देंगे। तो अरु सर भी बड़े हंसे, बोले हाँ ये तो एक है, और मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये तो एक बाइफर्केशन हमारे माइंड में, लड़कों के माइंड में खास है कि मतलब यही बात यदि एक पुरुष बता रहा है तो वो तो भाई कुछ गुड़ ज्ञान से कुछ बता रहा होगा, दुनिया धुमा हुआ है। वही बात यदि महिला बता रही है, बता रही होगी, मतलब अब क्या ही बता रही होगी। सही बात। तो अब पर उसमें मुझे अब मतलब मुझे पर्सनली कभी आहत नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखती हूँ कि अच्छा इनकी मदद कैसे की जाए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दे आर मिसिंग आउट। बहुत सारी फील्ड में देयर आर फीमेल स्कॉलर्स, और यदि आप बायस्ड हैं तो न तो आप उनसे मिलने वाले हैं, न तो आप उनसे पढ़ने वाले हैं। फिल्म मेकिंग में जाएंगे, देयर आर फीमेल डायरेक्टर्स, सिनेमेटोग्राफर्स, वो आपको ऑर्डर्स देंगे तो क्या करेंगे, लेंगे नहीं, आप कैसे सरवाइव करेंगे? तो मैं इनको यही बोलती हूँ, मैंने कहा किसी के भी नॉलेज या क्रिएटिविटी को प्रायोरिटी रखिए, उसके जेंडर को नहीं। जेन्युइनली आपको लगता है कि ये नॉलेजेबल नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तो वो पुरुष स्त्री कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि वो नॉलेजेबल है, क्रिएटिव है, फिर आप जेंडर हटा के देखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, वरना तो फिर एकदम सही उम्र के साथ समझ आती है। आप थिएटर के जरिए युवाओं का क्या भविष्य देखते हैं, उसके लिए आप क्या मंशा रखते हैं, या और कौन सी पहल है जो हम सबको मिलकर करनी चाहिए जिससे
लोगों का और रुझान थिएटर विद्या की तरफ, रंगमंच की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो देखने की बात हो, दर्शक के तौर पर हो, सीखने की बात हो, वो उसको लेकर आपकी भविष्य की रणनीति या योजना क्या है? इसके लिए मैं कहूँगी अब्दुल्ला कि हम लोग तो बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, और मैं और अरू सर अभी भी अपने आप को बहुत छोटा बच्चा मानते हैं इस फील्ड में, कि अभी हम सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इतनी बड़ी पूरे थिएटर जगत के युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं देख सकती। एक अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगी, जो लोग भी ये देखेंगे और यदि वो थिएटर से जुड़े हुए हैं, दुनिया बहुत बदल गई है। जी। आप दिल्ली या मुंबई में जाएंगे, थिएटर का चेहरा बहुत बदल गया है, बहुत टेक्निकलिटीज़ आ गई है, स्क्रिप्ट राइटिंग के तरीके बदल गए हैं, टेक्स्ट को हैंडल करने का तरीका बदल गया है, बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं, द वे वी हैंडल लाइट्स एंड सेट्स, उसका ग्रामर बदल गया है। ठीक है। और यदि आप कतई इस फील्ड में रहने की सोच रहे हैं, जो भी युवा ये देख रहे हैं, मैं इतना ही अनुरोध करूँगी, प्लीज़ ट्रेन योरसेल्फ। कहाँ से कैसे, वो आपका अपना लुकआउट है। जी। अपने शहर के किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, ऑनलाइन सीखिए, बाहर जाइए। अब वो ज़माना गया कि आप अपने घर से निकल गए, अच्छी आवाज़ है साहब मेरी, तो मैं तो जाके मंच पे बोलूँगा तो लोग लोटपोट हो जाएंगे। नहीं, अब वो वहम गए कि मैं तो बहुत अच्छा नाचता हूँ, तो मेरे को तो कम आउट ऑफ इट। वर्ल्ड हैज़ चेंज। थिएटर में इतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ आ गया है कि यदि आप उससे अपडेटेड नहीं रहेंगे, यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे, तो मुझे नहीं पता आपको कौन देखेगा। फॉर्म्स बदल गए हैं, कहने का तरीका, अंदाज बदल गया है, और हमारा सुनने का अंदाज बदल गया है। राइट। तो मैं यदि हम इसका एक सशक्त भविष्य देखना चाहते हैं, इंडिया में आज की तारीख में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट्स नहीं है तो बहुत सारे गुरु हैं। आज भी मुझे लगता है कि आपको अपने गुरु तो बनाने होंगे। मैं अभी भी बिलीव करती हूँ इस परंपरा में, बिकॉज उन गुरु वो होते हैं जो आपसे उम्र में, अनुभव में, उस फील्ड के काम में आपसे 25, 30, 40 साल बड़े अनुभवी होते हैं। तो वो हमेशा ये बताते रह सकते हैं आपको कि भाई ये नहीं बच्चा, ये तो हो चुका है, कुछ नया सोच। कम से कम ये एक करेक्ट गाइडेंस है दैट इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो मुझे लगता है गुरु बनाइए, ऑनलाइन सीखिए, बाहर जाइए, पार्ट टाइम सीखिए, कुछ करिए जी, लेकिन प्लीज़ अपने आप को ट्रेन कीजिए। बिना ट्रेनिंग के आप नहीं स्टैंड कर पाएंगे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। द कंपटीशन इज़ वेरी हाई, एंड इफ़ यू वांट टू सी योरसेल्फ देयर इन द फ्यूचर कि मैं जाना जाऊँ, आप जितने भी लोग उठा लीजिए इंटरनेशनल स्केल के एक्टर्स, दे आर ऑल ट्रेन्ड, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। रेयर कोई नाम आता होगा, लेकिन वो भी कभी अनट्रेंड रहे होंगे। जैसे ही उनको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, बिना ट्रेनिंग के काम नहीं चलेगा, वो फील्ड में आने के बाद अपने आप की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मतलब पता नहीं क्यों ये माना जाता है आर्ट में कि बहुत जल्दी करते हैं हम। 6 महीने, साल भर एक काम सीख के हमें लगता है मैं प्रोफेशनल हो गया। नो, प्लीज़ नो। इंजीनियर 4 साल में बनते हैं, डॉक्टर 7 साल में बनते हैं। एटलीस्ट रिस्पेक्ट योर फील्ड, गिव 2 to 3 years ऑफ योर लर्निंग। किधर भी कैसे भी दीजिए, वो मायने नहीं रखता, कैसे भी दीजिए, लेकिन 2-3 साल अच्छे से हाथ साफ कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, चीज़ों को समझिए, पढ़िए, भागिए मत पढ़ने से, और तब जाके जब आप उतरेंगे, आई एम श्योर फ्यूचर ब्राइट ही होना है। राइट मैम, एक बहुत ही शानदार नसीहत के साथ जो मैम ने दी युवाओं के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग इसको ज़रूर अमल में लाएंगे। अब हम अपने इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। ठीक है। मज़ा बहुत आया मैम आपसे बातचीत करके, सीखने को बहुत कुछ मिला। और अब हमारा जो आखिरी पड़ाव है, जो हमारी क्रिएटिव टीम ने डिज़ाइन किया है साहब, बड़ा मज़ा आ रहा। देखो, हमें ये आदत नहीं है कलम और डायरी रखने वाले व्यक्ति के हाथ में ये
बेशकीमती चीज़ थमा दी है। कोई बात नहीं, मैंने अभी बोला अपडेट होना पड़ेगा। राइट राइट सो राइट। दिस इज दैट इनिशिएटिव। शुरुआत है, ये अच्छी शुरुआत है। मैम हमारा जो ये अगला सेगमेंट है, ये आखिरी जो सेगमेंट है, इसमें दिस और दैट, ये या वो, आपको क्विक आंसर करना होगा और हम इसे शुरू करते हैं। चलिए, मैं कोशिश करूंगी। जी। थिएटर या फिल्म? थिएटर। लाइव बोथ। पर सॉरी। ओके। लाइव परफॉर्मेंस या रिहर्सल? रिहर्सल्स। चाय या कॉफ़ी? दोनों नहीं। सॉरी। ऐसा क्यों? हाँ, मैं दोनों नहीं पीती हूँ, मतलब। ओके। या तो आई थिंक ग्रीन, कोई किसी भी तरह की ग्रीन टी जी। या लेमन टी, एनीथिंग। एक्टिंग या डायरेक्शन? बोथ। नया नाटक या रिपीट शोज? बोथ। ढोकला या मिर्ची बड़ा? हाँ, मिर्ची वड़ा। एनी टाइम, यस। ओके। कॉमेडी या सीरियस रोल? कॉमेडी। मैं क्योंकि सीरियस कैरेक्टर्स बहुत कर चुकी हूँ, सो नाउ आई विल प्रेफर समथिंग कॉमेडी कुछ। आर्ट या साइंस? बोथ। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ एंड आई एम एन आर्टिस्ट, सो आई एम अ फिजिक्स ग्रेजुएट, सो बोथ। वाओ। जोधपुर या दिल्ली? बोथ। स्टेनिस्लावस्की या भरत मुनि? दोनों। दोनों, मैं दोनों ही, मैं अपना स्पेशलाइजेशन ही उसी पे रखी हूँ, दैट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न मेथोडोलॉजीज। सो मुझे लगता है सीखने के स्तर पे बोथ, अप्लाई करने के लिए देन इट जो भी आपको लागू हो। आम या खास? आम। आधे अधूरे या हेमलेट? बोथ। बहुत। दोनों ही मैं, मुझे पसंद है। आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो शायद आधे अधूरे। ओके। पानी या हवा? हवा। हवा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैं चिड़िया हूँ, मतलब ओके। मुझे यदि ताज़ी हवा नहीं मिले और रोज़ सूरज उगता हुआ नहीं दिखे घर से, ये आप देख रहे हैं खुला एरिया है हमारे स्टूडियो में भी, और मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ मुझे लगता है वो ताज़ी हवा आपके अंदर बहुत कुछ ताज़ा संचार। पानी तो इट्स देयर, वो तो आप पूरा बॉडी आधा पानी ही है, तो वो तो है ही, पर मुझे लगता है कि हवा। यस। ओके। सपने या हकीकत? बहुत। बहुत। नींद या काम? हाँ। सर्दियों में सवाल यदि आपने पूछना। ये 20 साल, नहीं नहीं नहीं, आपने 20 साल पहले ये सवाल पूछा होता तो मैंने बोला होता काम, काम और सिर्फ काम, क्योंकि तब मैं शायद वही कर रही थी, हार्डली 2 घंटे 3 घंटे सोते थे हम। ओके। लेकिन ये अब जो जिस उम्र के पड़ाव में है, तो ये जो वो 2-3 घंटे सोए हैं उसकी भरपाई अब शरीर कर रहा है। ओके। इसलिए आज मैं जवाब दूंगी बोथ। ओके। बहुत। मंच या बैक स्टेज? बोथ। मोहम्मद रफ़ी साहब या बादशाह? ऑफ कोर्स मोहम्मद रफ़ी, एनी टाइम। मतलब ये मेरा सबसे फेवरेट सवाल है। रणबीर सिंह या अरू व्यास सर? आप इसका जवाब जानते हैं तो मैं इसका जवाब दूंगी नहीं। ये सवाल आपने रखा, आई एम सो हैप्पी, बट देन ऑल टाइम फेवरेट मेरे एक ही हैं, ओके। जिन्हें मैं सुबह दोपहर शाम मतलब हमेशा देखना चाहूंगी। आप जानते हैं वो यस नाम। यस यस, It's अरू वी ऑल व्यास। नो। अभिनय गुरुकुल या एनएसडी? अभिनय गुरुकुल, ऑफ कोर्स। यस। राइट या लेफ्ट? सॉरी, नो आंसर्स, नो। ओके। मैं या हम? ऑफ कोर्स। थिएटर इज ऑल अबाउट वी। थिएटर में आ रहे हैं तो वी कहीं चिपका दीजिए। यदि आपके अंदर मी है, डोंट कम इन दिस फील्ड। ओके। ये वन लाइनर है इस फील्ड का। यदि आपको मैं से प्यार है, मत आइए, नुकसान में रहेंगे। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इफ यू लव हम, इफ यू लव वी, यू आर मोस्ट वेलकम। सो वी, ओके। एनी टाइम। मनुष्य या ईश्वर? मनुष्य। मनुष्य। मतलब मनुष्य ही ईश्वरी है मेरे हिसाब से। Right. आप यदि इंस्पायर हो सकते हैं अपने आसपास के लोगों से, दैट्स ग्रेट। शांति या शोर? शांति। शांति। और सबसे आखिरी सवाल जो अभी चर्चाओं में है, सरदारपुरा या घंटाघर?
आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है बड़ा, आई रील थिंक पे वायरल हो रहा है। माय फेवरेट इज घंटाघर। आई लव घंटाघर बिकॉज मुझे हर शहर की जो टिपिकल पुरानी जगहें हैं, जी। जहाँ की एक तासीर है, जहाँ जी। का एक टेक्सचर है, वहाँ के वो पत्थर जिन पे संभल के चलना पड़ता है, Yes, यदि आप हाई yes. हील पहन के चले तो आप गिर Right. जाएंगे, वहाँ की वो खुशबू, वहाँ के कलर्स, यस यस। विशीलाल की लस्सी, ओके। किसका समोसा है वो बाहर, शाही राइट, समोसा। शाही समोसा, जी। एनी टाइम घंटाघर। ओके, तो ये थी बातचीत। थैंक यू। बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला, और समय आज थमा नहीं, समय जल्दी चला गया, नहीं तो वक्त कई बार थम जाता है, आज थम जाता तो हम ज़्यादा जो है बातचीत कर पाते। नहीं पर नहीं, आप हम लोग इस तरीके की बातचीत मुझे लगता है करते रहेंगे, और जी, मेरी जी। तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस जी। कि आप एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं। Thank अ, गिरते रहते हैं, मतलब हम गिरते पड़ते Right, रहते हैं, right, लेकिन right. चलना नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक। गिरने के डर से बहुत सारे लोग चलना बंद कर देते हैं, वो बड़ा दुखद होता है। जी। तो मुझे लगता है गिरते पड़ते रहिए और चलते रहिए। बिल्कुल सही। मैम, हमारे लिए आप कोई ख़ास संदेश या कोई हमें सीख, चाबियंस को और युवाओं को? मैं और अरु सर एक तो सबसे पहले इस बात में बड़ा बिलीव करते हैं कि सीख वीक जैसा हम कुछ दे नहीं सकते, बट नहीं, हम लोग जो कुछ है एक शेयर किया जा सकता जी, है जी। एक्सपीरियंस, तो यही है कि वही मैं कह रही हूँ अभी जो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि नया कुछ करना है, करते रहना है, उसके लिए डर की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि इट वुंट वर्क, यस। बट इट वुंट वर्क फॉर द पीपल। राइट। आपको तो वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। जाएगा, सही बात है। एक काम जो सक्सेसफुल नहीं रहता है वो ज़्यादा सिखाता है बजाय कि एक काम जो सक्सेसफुल हो जाता है। ये एक फैक्ट है लाइफ का। सो बहुत सारे लोग कभी कहते रहते हैं, अमित जी ने भी ये लाइनें कही हैं कि मेरे मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, ना हो तो और अच्छा, और अच्छा। और कला में तो ये होता ही रहता है। राइट राइट। सो उसको मैं वैसे ही लेती हूँ कि यदि ये काम ऐसे नहीं हुआ है तो चाबियंस को भी मैं यही कहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी कि एक ग्रुप के रूप में आप काम करना। जी। खूब सारे अच्छी किताबें, अच्छे ऑथर्स जी। पढ़िए, और पूरा वर्ल्ड थिएटर, वर्ल्ड सिनेमा जी। देखिए, और हमेशा ऐसा नवाचार लाते रहिए। जी मैम, वी वुड बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू थैंक यू इनिशिएटिव। वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो मित्रों, आज हमारे साथ इस पहले एपिसोड में, यानी हमारे जो आज जो शुभारंभ हुआ है हमारा आज, इसमें हमारे साथ थे एक मशहूर अदाकारा, एक सीनियर थिएटर आर्टिस्ट, एक बहुत ही बेहतरीन निर्देशिका श्रीमती स्वाति व्यास मैम, और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, ख़ास तौर से कि हमें किस तरह की मेंटेलिटी रखनी है, समाज को हमें किस ओर ले जाना है, ट्रेन हो करना है ख़ुद को। जो मुझे सबसे, जो मैंने नोट की एक और बात, हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ, कि अपने आप को ट्रेन करना है। सबसे पहले आप अपने आप को प्रशिक्षित करें, उसके बाद आप जो है और सीखते रहें। बहुत कुछ सीखा मैम से हमने, बहुत कुछ जाना, बहुत सारे अनुभव साझा किए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हम किसी नई शख्सियत के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय चैंपियंस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।